चलिए, तो अब हमारे यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 पे आ चुके हैं, यानी प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचर डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर जो है अब मैं आपके सामने बातें रखूंगा और इनको अच्छे से आपको समझना है, यानी व्यावसायिक नैतिकता और एक शिक्षक विकास को लेकर क्या क्या चीज़ें आपको अपने एग्जाम के ड्यूरेशन जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे आपको अटेंड करना है। तो एक टीचर सिर्फ नॉलेज इंपार्टमेंट नहीं होता, बल्कि वह एक मोरल बीकन यानी आपके नैतिक प्रकाश स्तंभ भी होता है, जिसका कंडक्ट यानी जो आचरण है वो समाज के लिए एक प्रकार से आइडियल होना चाहिए। यानी जिस समाज के अंडर आप आ रहे हो, जहां पर रह के आप अपने उनके बच्चों को पढ़ा रहे हो, या वहां पर जहां आपके अपने आप जो यहाँ पर टीचिंग करवा रहे हो, तो उसके लिए आपका क्या जवाबदेही रहना चाहिए, आपको उनके तरीके उनके लिए कैसा एक आइडल बनना चाहिए। तो पहला आता है आपका कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, यानी जिसको व्यावसायिक नैतिकता की पहचान भी, अवधारणा भी कहा जाता है। प्रोफेशनल एथिक उन मोरल पार्टिसिपेशन, उन मोरल प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड और वैल्यूज को संदर्भित करता है जो टीचर के कंडक्ट और ड्यूटीज को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। यानी टीचर वहां पर जो है उनके साथ कैसा रह रहा है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहा है, और वहां पर उसका उस समाज के अंदर उस टीचर की क्या वैल्यू है। तो ये सभी जो है आपके यहां पर जो है मैटर करती हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझिए। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट की बात करें, यहां टीचर और स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भी बिल्ड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो एक टीचर के और एक स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट भी क्रिएट करता है। देन उसके बीच में जो एक रेस्पेक्ट है, एक बच्चे का टीचर के लिए जो रेस्पेक्ट है वो भी क्या करता है, अच्छा बूस्ट करता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, फेयरनेस एंड जस्टिस को लेकर। तो एक एथिक्स टीचर को अनबेस्ड यानी निष्पक्ष रहने और इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। जैसे ये क्या था, अनबेस्ड यानी यहां पर एक जो टीचर होता है उसके लिए जितने भी बच्चे हैं उन सभी के साथ में वो एक जैसा व्यवहार करें, उनको एक समान शिक्षा दे, किसी के साथ भेदभाव ना करें और पक्षपात ना करें। सेकंड क्या था यहाँ पर, इंक्लूसिविटी, यानी इंक्लूसिविटी मतलब होता है कि समावेशिता, यानी सभी के लिए यहाँ पर एक समान रहने वाला, टीचर को सभी के लिए एक समान रहना चाहिए। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। यहां टीचर को पंक्चुअल, डिसिप्लिन और एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन यहां पर बनाती है। देखो पंक्चुअल मतलब टाइम टू टाइम, जो टाइम के अंदर उनको काम दिया गया वो करना, टाइम टू टाइम स्कूल के अंदर उपस्थित होना, ये सारी चीजें हैं। डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको जो दी गई है उनके लिए उनको रेस्पॉन्सिबल रहना, तो ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर। टीचर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो सकता है। पहला देखिए यहाँ पर विद्यालय के प्रति क्या हो सकते हैं, तो अनबेस्ड यानी आपके अनबायस्ड यानी आपके निष्पक्ष और क्वालिटी एजुकेशन देना। जो भी कह सकते हैं कि एक टीचर जो होता है उसको क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए अपने बच्चों को, और अनबाइज्ड मैंने ऊपर बताया है कि उसको निष्पक्ष रहना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। इमोशनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट को भी उनको सुनिश्चित करना चाहिए, राइट की प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अगला देखिए सहकर्मियों के साथ में, यानी उनके साथ में जो साथी टीचर है उनके साथ में कोऑपरेशन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट यानी आपसी सम्मान बनाए रखना चाहिए। एक टीचर का दूसरे टीचर को भी सम्मान करना चाहिए, उनकी वैल्यू उनको समझनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म यानी रचनात्मक आलोचना को यहां पर जो है एक्सेप्ट उनको करना चाहिए। अब आता है समाज के प्रति क्या हो सकता है, तो नेशनल वैल्यूज यानी राष्ट्रीय मूल्यों को प्रमोट करना, कम्युनिटी के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना। अब वहां की जो कम्युनिटी है उसके साथ उनका हमेशा जो एक पॉजिटिव यहां पर जो है उनके साथ बिहेवियर रहना चाहिए। वो जो भी उनको गाइडेंस कर रहे हैं, जो भी उनको ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनको सहर्ष उनको स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं पैसे या व्यवसाय के प्रति, यानी एक पैसा क्या है टीचर का, ये जो टीचिंग करवाने का, तो कंटिन्यूस लर्निंग। अब जैसे मैं एक टीचर हूं, अब मैं जो भी डेली जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी नई नई अपडेट्स आ रही है उनको अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा, या जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है अगर उनको मैं नहीं पढ़ूंगा, तो मैं आगे बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या रहना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने से पहले मुझे यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे अपडेट रहना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो है जो नई नई चीजें उनको सीखना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर आगे बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। तो ये व्यवसाय या पैसे के प्रति यहाँ पर होना चाहिए। प्रोफेशनल रेपुटेशन यानी आपके जो व्यावसायिक प्रतिष्ठा है वो कब मेंटेन रहेगी, जब आप डेली अपडेट्स रहेंगे, कंटेंट को पढ़ते रहेंगे और अथॉरिटी का मिसयूज ना करेंगे। तो एक टीचर को जिस अथॉरिटी के अंतर्गत सौंपा गया तो उसको कभी भी उस पद का एक जो है मिसयूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं टीचर एज अ प्रोफेशनल, एक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में टीचर क्या होता है। तो देखो एक प्रोफेशनल की तरह टीचर के पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी पेडागोजी, स्किल यानी क्लासरूम के मैनेजमेंट और फॉर्मल ट्रेनिंग, यानी उन्होंने भाई बी.एड या फिर DL.ED की होगी तो वहां पर उनको फॉर्मल ट्रेनिंग्स जो दी जाती है वो उनके पास में है। उनके पास एक नॉलेज है अपने सब्जेक्ट को लेकर, यानी वो मैटर स्पेशलिस्ट है अपने सब्जेक्ट के। स्किल यानी क्लासरूम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो ये
सारी चीजें जो है एक टीचर के अंदर होती हैं। तो पहले बात करते हैं अपन इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है प्रोफेशनल टीचर की। प्रोफेशनल टीचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। पहली देख यहाँ पर पहली आती है जिसको कहते हैं अपन रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अपने टीचिंग प्रैक्टिस पर रेगुलर थिंक करना और उन्हें इंप्रूव करने के लिए सेल्फ एनालाइज करना, यानी डेली कंटेंट को पढ़ना, उसके बाद में ये देखना कि भाई आज जो मैंने बच्चों को नॉलेज शेयर किया है या जो मैंने आज पढ़ा है उसमें क्या कमी है तो उसको इंप्रूव करना चाहिए। तो वो होती है रिफ्लेक्टिव टीचर, ध्यान रखना टीचिंग। सेकेंड आता है कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। स्टूडेंट की लर्निंग और वेल डूइंग के लिए डीप कमिटमेंट रहना चाहिए उसका, कि भाई मैं जितनी बार भी बच्चों को पढ़ूंगा, जो भी टॉपिक पढ़ूंगा उनको अच्छे से और आधा अधूरा नॉलेज नहीं देना है मुझे, और उनके लिए मेरे को एक प्रकार से कमिटमेंट रहना चाहिए कि भाई मैंने जो भी उनको कंटेंट पढ़ाना है वो उनके आगे आने वाले एग्जाम को लेकर या उनके भविष्य को लेकर अच्छा हो। अकाउंटेबिलिटी की बात करें जवाबदेही के अंतर्गत, तो अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और स्कूल गोल को अचीव करने के लिए भाई वो अकाउंटेबल होना चाहिए। एक विद्यालय का भाई सबसे बड़ा फर्ज ये है कि उसके पास जो उसका शिष्य आया है, जो उसका स्टूडेंट है, उनको इस तरीके से वो गाइड करें और पढ़ाएं कि वो आने वाले भविष्य में कह सके बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को ले सकें। तो ये जो है अकाउंटेबिलिटी के अंदर आती है। फिर आती है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता, यानी अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर क्लासरूम में डिसीजन लेने का फ्रीडम इनके पास में होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक कह सकते हैं टीचर एज ए प्रोफेशनल के अंतर्गत क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। रिफ्लेक्शन, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी और फिर आता है ऑटोनॉमी। तो ये सब आ गया आपको समझ में। अब बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी क्या होता है आपके। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, निरंतर व्यावसायिक विकास क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सीपीडी उन एक्टिविटीज को संदर्भित करता है जो टीचर को टीचिंग करियर के थ्रूपुट यानी जीवन भर अपने स्किल्स और नॉलेज को मेंटेन और एनहेंस रखने में मदद करता है। यानी टीचर के पास जो भी उसका नॉलेज है उसको वो मैनेज मतलब मेंटेन रख सके, और एनहेंस का मतलब होता है कि भाई अपने नॉलेज के अंदर और वो क्या नई चीजें जोड़ सकता है जिससे और वो अच्छा बूस्टअप हो सके। तो इन सभी को मेंटेन रखने की एक प्रोसेस है और वो क्या है आपकी सीपीडी है। तो इनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी आती है। तो सीपीडी एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जो एक टीचर का जो खुद का नॉलेज है उसको मेंटेन रखने के लिए और उसको एनहेंस करने में क्या करता है, मदद करता है। अब बात करते हैं अपन फॉर्म ऑफ सीपीडी। सीपीडी के कितने रूप हो सकते हैं, कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला आता है इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब सेवाकालीन प्रशिक्षण जिसको कहा जाता है। स्कूल उन ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो स्कूल द्वारा जो भी आपके ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप होती हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जैसे दीक्षा पर ट्रेनिंग देना, तो ये किसके अंदर आते हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। जब वो सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंदर रह रहे होते हैं तो स्कूल या स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप होती है या ट्रेनिंग होती है वो इसके अंदर आती है। फिर आता है पीयर ऑब्जर्वेशन। क्या होता है पीयर ऑब्जर्वेशन, यानी सहकर्मी अवलोकन। टीचर का एक दूसरे की क्लासेस को ऑब्जर्व करना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, यह कोलैबोरेशन को भी प्रमोट करता है। इसमें एक टीचर दूसरे टीचर की जो क्लास हो रही है उसके ऊपर टिप्पणी करता है, उसके ऊपर फीडबैक देता है, यानी वो उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है। रचनात्मक कह सकते हैं कि भाई उन टीचर को ये बताएंगे कि सर आपकी जो क्लास आपने ली है या जो भी हुआ उसके अंदर इस प्रकार से यहाँ पर उसके अंदर ये चीज आप करें तो और भी बेटर हो सकता है। तो क्या हुई उसके लिए रचनात्मकता हुई। एक अगर टीचर कोई बोरिंग वे में अगर पढ़ा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बेटर ऑप्शन ही रहेगा कि भाई वो अपने नॉलेज को और अच्छे से एनहांस और उसको पढ़ाने की स्किल को भी बूस्टअप कर सकता है। अब बात करते हैं अपन थर्ड जो कि आता है आपका एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। यानी एक्शन रिसर्च क्या होता है, तो टीचर का अपनी क्लासरूम प्रॉब्लम, ठीक है, क्लासरूम प्रॉब्लम जैसे लो अटेंशन या पुअर रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसको क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च। क्या है भाई, एक टीचर पढ़ा रहा है बरोबर यहाँ पर, लेकिन वहां पर बच्चों का ध्यान क्यों नहीं है। हो सकता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि वो बोरिंग फील हो रहा हो उनको, या उस टॉपिक के अंदर आपने कुछ एडवांस चीजें ना ऐड की होगी, या उसको आप एंटरटेनिंग वे में नहीं पढ़ा रहे होंगे। एंटरटेनिंग वे की क्लास जो भी होती है आपने देखा होगा लगभग 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अटेंशन फुल उनके साथ में रहता है, ठीक है। तो आपको इतना भी ऐसे बोरिंग फील के साथ में कंटेंट नहीं लेना है कि भी आगे जाके बच्चे को समझ में ना या बच्चा वहां पर समझने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं अपन हायर एजुकेशन क्या होता है। हायर एजुकेशन या सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो न्यू डिग्री लेना या प्रोफेशनल लिटरेचर पढ़ना, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, हायर एजुकेशन या सेल्फ स्टडी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये होता है फॉर्म ऑफ सीपीडी। तो फॉर्म ऑफ सीपीडी के अंदर इन सर्विस ट्रेनिंग हो सकती है, पीयर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एक्शन रिसर्च हो सकते हैं और हायर एजुकेशन या सेल्फ स्टडी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं सीपीडी के क्या इंपैक्ट हो सकता है। सीपीडी के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। सीपीडी मैंने आपको पहले बता दी थी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है आपका सीपीडी, ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम इसके क्या इंपैक्ट हो सकता है। पहला आता इम्प्रूव्ड टीचिंग क्वालिटी, यानी शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना।
न्यू मेथड और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, न्यू मेथड और टेक्नोलॉजी को क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना, न्यू मेथड और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। तो ये आता है आपका इंप्रूव्ड टीचिंग क्वालिटी। अगला इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फैक्शन यानी बढ़ी हुई नौकरी संतुष्टि, फीलिंग ऑफ ग्रोथ और कॉन्फिडेंस यानी आपकी जो भी ग्रोथ हो रही है और जो भी आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस होता है ना, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो आपकी होती है इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। ये इंपैक्ट आपको इसमें देखने को मिला। फिर आएगा बेटर स्टूडेंट आउटकम। अब आप बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, बच्चों को अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हो, बच्चे की जो भी ग्रोथ हो रही है तो बच्चा फिर आपको क्या कहोगे, बेटर आपको आउटकम ही देगा। अगला आता है आपके इसके बाद में पॉलिसी पर्सपेक्टिव यानी नीतिगत परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है। तो नीतिगत परिप्रेक्ष्य यहाँ पर आपका यानी पॉलिसी पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर डेवलपमेंट उन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस से है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नैप जो पढ़ते हैं, तो नैप 2020 में टीचर डेवलपमेंट पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज है। क्या क्या चीज़ों पर वो जोर देता है, देखो पहला सीपीडी मैंडेट। सीपीडी मैंडेट का मतलब होता है कि एनईपी 2020 में एवरी टीचर के लिए मिनिमम 50 आवर्स का सीपीडी एनुअल यानी मैंडेटरी किया गया है। ये अच्छा पॉइंट आया है और ये ध्यान रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। सभी अपने पास इस पॉइंट को स्पेशली या तो हाईलाइट कर लो क्योंकि ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। सभी के सभी इसको याद कर लीजिए एक बार। तो देखिए बात की जा रही है हमारी यहां पर, अगर सीपीडी के अंदर ध्यान रखना कि एनईपी 2020 में प्रत्येक जो टीचर होता है उसके लिए मिनिमम 50 घंटे का जो है सीपीडी एनुअली यहाँ पर यानी वार्षिक यहाँ पर जो है आपके मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बात करें यहाँ पर अपन रिफ्लेक्टिविटी के अंदर, तो देखो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात करें तो टीचर को रिफ्लेक्टिव पिटिशनर के रूप में एनकरेज करना चाहिए। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो भी एक टीचर जब एक अपनी क्लास ले चुका या एक उसका जब वो स्टडी कर चुका उसके बाद उसमें क्या कमियां है उसको वो एनालाइज करता है, तो वो आता है आपका इसके अंदर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अंदर। अगला आता है पीयर कोलैबोरेशन यानी टीचर्स के बीच में शेयर्ड लर्निंग और कोलैबोरेशन को भी प्रमोट करना। तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है पॉलिसी पर्सपेक्टिव के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इनके एमसीक्यूज के ऊपर। पहला है आपका शिक्षण में व्यावसायिक आचार संहिता यानी प्रोफेशनल एथिक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक शिक्षण के अंदर व्यावसायिक आचार संहिता यानी प्रोफेशनल एथिक्स का क्या प्राथमिक उद्देश्य होता है। पहला ए केवल वेतन और छुट्टी को सुनिश्चित करना, शिक्षण व्यवसाय की डिग्निटी यानी गरिमा बनाए रखना और जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखना। सी आपका छात्रों के साथ अत्यधिक अनौपचारिक संबंध बनाना या शिक्षक को अकादमिक स्वायत्ता से वंचित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। शिक्षण व्यवसाय की गरिमा यानी डिग्निटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखना क्या होता है, प्रोफेशनल एथिक्स होता है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, निरंतर व्यावसायिक विकास सीपीडी की आवश्यकता क्यों है भाई, हमें सीपीडी की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, बदलती शिक्षण विधियों पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी के साथ अद्यतन यानी अपडेट रहने के लिए, टू स्टे अपडेटेड विथ चेंजिंग टीचिंग मेथड्स करिकुलम एंड टेक्नोलॉजी। तो इनके साथ टाइम टू टाइम अपडेट रहने के लिए हम कह सकते हैं कि ये चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है, किसमें, सीपीडी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, सीपीडी के अंदर आती है। तीसरा प्रश्न देखिए भाई, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक्शन रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य होता है आपका शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की जो समस्याएं हैं यानी क्लासरूम प्रॉब्लम को व्यवस्थित समाधान खोजना, उसकी जो भी क्लास के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसका एक व्यवस्थित समाधान खोजना आपका क्या होता है, जिसको कहा जाता है एक्शन रिसर्च। प्रॉब्लम क्या आ रही है क्लासरूम के अंदर उसको सॉल्व करना। चौथा प्रश्न देखिए आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम वार्षिक सीपीडी कितने घंटे की हो सकती है। अच्छा प्रश्न है ये, मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम सीपीडी वार्षिक सीपीडी कितने घंटे की होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपका उत्तर होगा कितना, 50 घंटे का। कितना, 50 घंटे का होना चाहिए सीपीडी। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका पांचवा, एक शिक्षक के परावर्तक शिक्षण यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या अर्थ होता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है, शिक्षण अपने अभ्यास पर नियमित रूप से विचार करें और उसमें सुधार करें, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर नंबर 11 के कंसेप्ट भी जो है फटाफट समझ में आ चुके होंगे। और देखो माता रानी का जयकारा लगातार क्लास के एंड तक आपको लगाए रखना है। जितना पॉजिटिविटी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं कह रहा हूं आपके साथ, उतना मैं पॉजिटिव डेटा शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।